Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'm going to take one short complete revision session of evolution. और ये रिवीजन सेशन हम लोग पिछले 10 साल के PYQ के माध्यम से कर रहे होंगे, ठीक है। पिछले 10 साल का PYQ मतलब 2013 से 2023 तक का, क्योंकि 24 और 25 का मैंने लेक्चर में ही करा दिया था, ठीक है। तो आइए, ये सारे क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए थे। जो लोग कर के आए हैं बहुत अच्छी बात है, अपना आंसर मैच करेंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं करके आए हैं वो मेरे साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं करके आए हैं भैया, मैं साइड हट जाया करूंगा, वीडियो को पॉज करते रहेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे बाकायदा, ठीक है। जैसे अभी हट गया हूँ, ठीक है। तो लगभग आई थिंक 41 के आसपास क्वेश्चंस हैं, तो 15 मिनट मैक्सिमम लगना चाहिए, या फिर 20 मिनट मैक्सिमम, 20 मिनट मैक्सिमम लगना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। 1 मिनट में कम से कम 2 क्वेश्चन खत्म करने हैं, ठीक है। बायोलॉजी में टारगेट यही लेकर के चलना होता है, ठीक है। तो जल्दी कीजिए। हो गए, मैं कराऊं। आइए देखते हैं क्या है सवाल। 4 limbs of cat, lizard used in walking, 4 limbs of whale used in swimming and 4 limbs of bats used in flying are an example of। किसके एग्जाम्पल हैं ये? होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि सबका ओरिजिन सेम है, फंक्शन सिमिलर या डिसिमिलर हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस स्ट्रक्चर? एनालोगस स्ट्रक्चर के लिए कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? तो विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, मेरे ख्याल से यही आंसर। विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल पूछा है ना। गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिटा, ये तो आपका मतलब होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल होता है। फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स, यही है मेरे ख्याल से एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। क्योंकि ओरिजिन तो बिल्कुल अलग अलग होता है भैया, गिल्स ऑफ प्रॉन का और लंग्स ऑफ मैन का ओरिजिन बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, लेकिन काम सेम करते हैं ये सांस लेने की, ठीक है। ओरिजिन बिल्कुल डिफरेंट है। और एनालोगस ऑर्गन का मतलब वही होता है कि ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी? सबसे छोटा ब्रेन कैपेसिटी, सबसे पुराना वाला चूज कर लो। सबसे पुराना कौन है? होमो हैबिलिस, सबसे छोटा इसी का होता था। विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म? मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म कौन सा होता है जेनेटिक वेरिएशन का? इन द केस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म तो रिकॉम्बिनेशन होता है सर, ठीक है। मियोसिस में पढ़ाया था ना, रिकॉम्बिनेशन होता है क्रोमोसोम का, उसी की वजह से वेरिएशंस आते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर। एक बर्ड का विंग और इंसेक्ट का है ना विंग, दोनों का ओरिजिन अलग अलग है लेकिन काम सेम है। सो दे आर बेसिकली एनालोगस स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, AC से याद कराया था। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। विच द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पोल्यूशन? लाइकन्स। क्लियर है? तो जरा सा भी टाइम नहीं लगा इनको सॉल्व करने में, तो आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना। पॉज करो भैया, सॉल्व करो जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ अ बर्ड? कौन सा होमोलोगस है टू द विंग ऑफ अ बर्ड? बर्ड से रिलेट करना है, उसके विंग से होमोलोगस होना चाहिए। होमोलोगस इन द सेंस ओरिजिन सेम होना चाहिए। तो फ्लीपर ऑफ वेल 4 विंग, ये भी होता है 4 विंग से, वो भी मॉडिफाई होता है, ये भी 4 विंग का ही मॉडिफिकेशन है। एनालोगस स्ट्रक्चर्स, हैंड लिम्ब तो होगा नहीं, विंग ऑफ अ मोथ आपका उधर इंसेक्ट में चला गया, ये तो मतलब ही नहीं है। एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ, एनालोगस स्ट्रक्चर किसके रिजल्ट होते हैं? तो ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सी AC खोजते हैं हम लोग भैया, ठीक है। आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत जरा सा भी नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ से स्टेटमेंट है, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमेबली एनारोबस। बिल्कुल सही बात है, एक तो नॉन ग्रीन हुआ करते थे, ऊपर से एनारोबिक बैक्टीरिया थे, बिल्कुल ठीक बात है। द फर्स्ट ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स वर कीमोऑटोट्रोप, बिल्कुल सही बात है। दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ऑपरेट करता है ये, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इन हार्डी विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाई, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल से कौन रिप्रेजेंट करते हैं, 2pq को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट एज। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है भैया, रामापिथेकस के बाद होमो हैबिलिस के बाद ऑस्ट्रेलो, नहीं गलत। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस, ये भी गलत, मतलब होमो हैबिलिस के बाद ये नहीं आएगा ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद रामापिथेकस नहीं, तो यही सही होगा। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, बिल्कुल सही है यार, गजब। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जल्दी भैया वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी के अभी, देर नहीं होना चाहिए। हो गया क्या भैया करेक्ट सीक्वेंस? सबसे पहले क्या बना होगा, सबसे पहले ऑर्गेनिक मोनोमर बने होंगे, फिर इनसे पॉलीमर बने होंगे, फिर क्या बना होगा, फिर प्रोटोबायोंट बना होगा, तो 3 नंबर पे ये, सबसे लास्ट में आपके जेनेटिक मटेरियल डीएनए बना होगा। तो सेकंड वाला सबसे पहले, फिर थर्ड वाला सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट और फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट, टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट, तो ये आपका डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ द करेक्टर इन वन डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, पहला ही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, किसी को कोई भी दिक्कत जरा सा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द 4 limbs ऑफ मैनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी। Among the different sets of examples for divergent evolution, select the incorrect option. Incorrect खोजना है। 4 limbs of man, bat and cheetah, ये divergent evolution है। Heart of bat ये भी है। Brain of, ये आपका analogous, आपका convergent evolution का example है। Eye of octopus, bat and man। चलो next. According to Hugo de Vries, the mechanism of evolution was सॉल्टेशन, यानी सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसको बोलते हैं सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसी को बोलते हैं क्या, सॉल्टेशन। और यही डे व्रीज साहब ने बताया था हमें। ठीक है, वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डे व्रीज आर। डे व्रीज साहब के हिसाब से वेरिएशन कैसे होते हैं, इनके हिसाब से वेरिएशन आपके डायरेक्शनल लेस होते हैं, प्लस रैंडम भी होते हैं। क्लियर है, और इनके हिसाब से बड़े होते हैं, स्मॉल की तो ये बात ही नहीं करते। तो आगे बढ़े भैया, क्लियर है, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी। हो गए, मैं कराऊं? आइए, क्या है इन स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। 97% of the newborn baby with an average weight between 3 to 3.5 kg survive, whereas 99% of the infants born with weights 2 to 2.5 और 4.5 से 5 die। तो ये आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, जिसमें मीन वैल्यू पीक पे होती है। ठीक है, ह्यूमन स्पीसीज की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मैच द होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। नियंडरथल का 1400 होता है भैया, है ना। हैवेलिस का सबसे कम तो 1/3,
बी का फोर्थ किस में है? एक ही ऑप्शन में है ना, थर्ड वाले में, तो वही आंसर भी हो जाएगा। ए का थर्ड भी मैच कर रहा है। चलो आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत नहीं ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इन ऑस्ट्रेलिया मार्सूपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स हैव इवॉल्व्ड टू शेयर मेनी सिमिलर कैरेक्टर्स, दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन मे बी रेफर्ड टू एज। मार्सूपियल्स एंड प्लेसेंटल, इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपस में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन? एग्रीकल्चर केम अराउंड, इतना नहीं। तो ड्रायोपिथेकस एंड ड्रामापिथेकस एग्जिस्टिंग, सही है। होमो हैबिलिस प्रोबेबली एट मीट, नहीं। नियंडरथल मैन लिव्ड इन एशिया बिटवीन, ये भी ठीक लग रहा है मुझे यार। वॉक्ड लाइक मैन, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये ठीक है। ठीक है, चौथा वाला स्टेटमेंट सही है। मैन के जैसे नहीं वॉक करते थे वो, है ना। मैन के जैसे तो आपका कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वॉक करता था। आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत नहीं ही होनी चाहिए। चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर साहब के साथ, इन्होंने डिसप्रूव किया था। ठीक है, दिया किन्होंने था? अर्नेस्ट हिकल साहब ने। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, पेंगुइन आपकी बर्ड में आती है, डॉल्फिन आपका मैमल में आ जाता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो ओरिजिन्स डिफरेंट हो गया, लेकिन काम सेम ही करते हैं, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट। From his experiment, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask. तो 800 डिग्री सेल्सियस वाला चूज कर लो भैया। CH3 लिया था, H2 लिया था, NH3 लिया था और वाटर वेपर लिया था। दोनों में अंतर क्या है? NH3 लिया था, NH4 नहीं। Which of the following refer to correct example of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action, यानी हमारी हरकतों की वजह से जो चेंजेस आए हैं। डार्विन फिंचेस, ये तो नेचुरल था। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेड, हाँ ये हमारी वजह से आया है। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, ये भी हमारी वजह से आया है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड, ये भी मेरी वजह से, हमारी वजह से आया, मतलब बी, सी और डी। चलो नेक्स्ट। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, हीगल साहब ने प्रपोज किया था। आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लैनेट? अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ आया था 4 बिलियन ईयर्स अगो, तो कितने सालों बाद आया है? 500 मिलियन ईयर्स के बाद आया है। द फेनोमेनन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर हैबिटेट इज कॉल्ड व्हाट? अडेप्टिव रेडिएशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जरा सा भी, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए यार। आगे बढ़ें, जरा सा भी डाउट है? नहीं ही होगा, इतने अच्छे से लेक्चर लिया है। ठीक है, मेरा लेक्चर देखा होगा तो एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से, मतलब पहली बार में ही बन रहा होगा। अगर किसी और का भी देखा है, अच्छे से देखा है, तो बन रहे होंगे सवाल, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। अ होमिनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 नाउ एक्सटिंक्ट हैविंग क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ 900 cc, इसका नाम क्या था? होमो इरेक्टस था। ठीक है, जावा मैन, होमो इरेक्टस, इरेक्टस। चलो, द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्लियर है, ये भी कोई पूछने वाली बात है मतलब। आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, मैच करने आ जाओ, मैच करते हैं। इवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, डी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में है आंसर। चलो नेक्स्ट। मैमल्स वर इवॉल्व फ्रॉम, मैमल्स किससे आए थे? सिनेप्सिड से आए थे। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर ए स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू डायरेक्शनल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी, बिल्कुल सही बात है। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, ये भी सही बात है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर अ पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, नहीं भैया, ये एनालोगस ऑर्गन है। एनालोगस एक्सचेंज आर रिजल्ट ऑफ, हाँ ठीक है, तो यही गलत बात था। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ें। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स ड्यू टू, कैसे होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन, कंटिन्यूअस जीन माइग्रेशन, म्यूटेशन या नेचुरल। सडन पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाएगा तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कॉरेस्पॉन्डिंग, करेक्ट मैच खोजना है। तस्मानियन वोल्फ को तो वोल्फ से मैच करते हैं ना भैया, तो ये तो गलत है, वोल्फ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मार्सुपियल माउस को मोल से नहीं भैया, माउस से ही करते हैं, ठीक है। स्पॉटेड कस्कस को लीमर से, बिल्कुल सही है यार। नम्बेट को एंटीएटर से करते हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन थर्ड वाला सही है, करेक्ट मैच पूछा था आपसे। चलिए नेक्स्ट, पैनस्पर्मिया एन आइडिया दैट इज स्टिल अ फेवरेट फॉर सम एस्ट्रोनॉमर मींस, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पोर्स एज यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर प्लैनेट्स ऑफ अर्थ, ठीक बात है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, म्यूटेशन थ्योरी से रिगार्डिंग सही बात खोजनी है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वैलेस, नहीं। वेरिएशंस आर स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज अ कॉज ऑफ स्पेसिएशन, लार्ज डिफरेंसेस ड्यू टू म्यूटेशंस अराइज ग्रेजुअली इन अ पॉपुलेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज अ कॉज ऑफ स्पेसिएशन, यही म्यूटेशन थ्योरी के हिसाब से ह्यूगो ड्यूरी साहब ने यही बोला था। आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत जरा सा भी थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा ही होगा, आई होप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं है बस, अब कितना 41, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा मेरे ख्याल से। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स को खोजना है एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो नम्बैट भी है, स्पॉटेड कस्कस भी है, फ्लाइंग फैलेंजर, यही मैंने रटाया भी था यार कि मार्सुपियल्स को याद कर लो बस एक, उनमें बस 3 ही याद करने को बोला था कि एक नम्बैट को याद करो, दूसरा स्पॉटेड कस्कस को याद करो, तीसरा फ्लाइंग फैलेंजर को याद करो। पहला ही ऑप्शन सही है इनमें, ठीक है। क्योंकि बाकी सब में आपको जो भी मार्सुपियल्स में आते हैं ना, या तो आपको मार्सुपियल देखने को मिलेगा, टोटल 7 होते हैं, 3 याद करने को बोला था, नम्बैट, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर मार्सुपियल्स में, ठीक है। बाकी आपको ऐसे ही पता चलेगा क्योंकि बाकी 2 में तो आपको मार्सुपियल लगा होता है, मार्सुपियल मोल और मार्सुपियल माउस, और बाकी 2 में तस्मानियन लगा हुआ है, तस्मानियन टाइगर कैट और तस्मानियन वोल्फ, ठीक है। तो 2 मार्सुपियल लगे हुए, 2 तस्मानियन लगे हुए, तो 4 खत्म हो गए, बचे थे 3 नम्बेट, स्पॉटेड कस्कस और फ्लाइंग फैलेंजर। तो बस यही 3 आपको याद करना है, केवल मार्सुपियल वाले का याद कर लो, प्लेसेंटल वाले ऑटोमेटिक है ना, आप बाइफर्केट कर लोगे, ठीक है। तो बस ये 3 चीजें आप याद करो, काम चल जाएगा। आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट नहीं ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉसिल ऑफ मैन हु शोड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रेन कैपेसिटी 1400 यानी नियंडरथल, या हमारी बात चल रही है। ह्यूज हाइट्स, नियंडरथल की बात चल रही है, नियंडरथल मैन की बात चल रही है भैया, ठीक है। आई होप PYQ सेशन भी कंप्लीट हो गया। कितना देर हुआ, मेरे ख्याल से 18 मिनट हुए हैं, ठीक है। तो आई होप एक एक चीज़ क्लियर हो ही गई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन भी समाप्त होता है, ठीक है। और आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या कवर कर रहे होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करेंगे, फिर उसके बाद जेनेटिक्स करेंगे, फिर बायोटेक करेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि क्लास 12th की बायोलॉजी एटलीस्ट नीट से पहले कवर अप हो जाए, ठीक है। एक और खास बात जो है ना, मैं सोच रहा था आपसे डिस्कस कर दूं, क्योंकि 18 मिनट का ही वीडियो हुआ है, ठीक है। तो अभी कल ही शाम को 15 अप्रैल को रिजल्ट आया है CBSE क्लास 10th का, ठीक है। 10th का तो आ गया है, 12th का भी कुछ दिनों में आ ही जाएगा, ठीक है। आई होप जल्द ही आने वाला है 12th का भी। इससे पहले तो अक्सर 10th और 12th का सेम डेट में रिलीज करते थे वो लोग, लेकिन अभी 10th का आया है, 12th का आना बाकी है। तो जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं भैया क्लास 10th में, उन्हें बहुत बहुत बधाई, ठीक है। बहुत अच्छे इन द सेंस अगर आप 80% एंड एबव हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा स्कोर है, ठीक है। जो लोग 90% एंड एबव है, बहुत अच्छी बात है।
जो लोग 80% अबव है, स्टिल इट इज़ अ गुड मार्क्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 75% से ऊपर लाना बहुत बड़ी बात होती है भैया, ठीक है। तो अगर आप 75% से ऊपर ला रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आपको एक डेटा बता दूं मैं आपको, इंडिया में लगभग इस बार लगभग 24 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे 10th सीबीएसई की बात कर रहा हूं मैं, सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में इस बार लगभग 24 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे। उन 24 लाख में पता है सबसे ज़्यादा नंबर किस रेंज में आता है बच्चों का? सबसे ज़्यादा मार्क्स 70 to 80% के रेंज में आता है। यानी 24 लाख में से लगभग 4 से 6 लाख बच्चों का रिजल्ट इनके बीच में आता है। 24 लाख में से 4 से 6 लाख बच्चे 70 से 80% के बीच में मार्क्स गेन करते हैं, ठीक है। और ये लगभग कितना, मेरे ख्याल से है ना 20 से 25% के आसपास का डेटा है ये। 24 लाख में 4 से 6 लाख मतलब क्या, 20 से 25% के आसपास। तो 20 से 25% बच्चे इन दोनों के बीच में मार्क्स लाते हैं। अप्रॉक्स मैं लेके चल रहा हूँ 75 इन दोनों का, अप्रॉक्स का एवरेज 70 to 80% का एवरेज निकालोगे आप 75% आएगा। बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये, और मेजोरिटी ऑफ द बच्चे इंडिया में इतने लेकर के आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 75% एंड अबव आ रहा है तो आप किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए आई थिंक एलिजिबल हो, है ना। जेई में भी आई थिंक इतना ही रिक्वायरमेंट है, तो इससे प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बस उतना नहीं होना चाहिए कि किसी में लिमिटेशन आपको फेस करना पड़ जाए। जैसे जेई में आई थिंक 75% रिक्वायर्ड है परसेंटेज, 12th में रिक्वायर्ड है, 10th में नहीं, ठीक है ना। 75% कोशिश कीजिए, 10th में भी 12th का भी आने वाला है, तो जिनका 12th में भी 75% एंड अबव है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सफिशियंट मार्क्स है ना। तो चिंता नहीं करनी है जिनका बहुत कम आ गया, है ना, बहुत अच्छे स्कोर हैं। जो लोग पास भी कर गए बहुत अच्छी बात है भैया, ठीक है। एक और खास बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही रिजल्ट आया है 15 अप्रैल की शाम को रिजल्ट आया है क्लास 10th का, बहुत सारे लोग आपको कॉल करके पूछ रहे होंगे कि भैया रिजल्ट बता दो, ये वो, है ना। एक बात का ध्यान रखिएगा, रिजल्ट पूछने का अधिकार केवल और केवल 2 लोगों का होता है। आई रिपीट, रिजल्ट पूछने का अधिकार केवल और केवल 2 लोगों का होता है। कौन कौन? पहला जो आपको पढ़ाया है यानी आपके टीचर्स, दूसरा जो आपके पढ़ाने का खर्चा उठाया है, ठीक है। फिर से बता देता हूं कि 15 अप्रैल को क्लास 10th का रिजल्ट आया था, ठीक है। क्लास 10th का रिजल्ट 15 अप्रैल की शाम में आया है। बहुत सारे लोग कॉल करके आपको पूछेंगे कि भैया, है ना, कितना मार्क्स आया। बहुत दूर के आपके फूफा जी कॉल करके पूछेंगे, जो अक्सर कॉल नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्मल हाल चाल के लिए कॉल नहीं आएगा, लेकिन अब कॉल आया होगा, कुछ लोगों का आ भी गया होगा, कुछ लोगों का आएगा, ठीक है। उनको सीधे एक बात समझानी है कि अंकल या आंटी, मार्क्स पूछने का अधिकार केवल और केवल 2 लोगों का होता है। एक बेसिक समझ क्या कहती है, मार्क्स किसको पूछना चाहिए? पहला जो आपको पढ़ाया है यानी आपके टीचर्स, दूसरा जो आपके पढ़ाई का खर्चा उठाया यानी आपके पेरेंट्स। मार्क्स पूछने का अधिकार केवल और केवल 2 लोगों का होता है। आई रिपीट, केवल और केवल 2 लोगों का होता है। पहला जिसने आपको पढ़ाया है, दूसरा जो उसका खर्चा उठाया है, दैट्स इट। तीसरा और कोई भी पूछ रहा है तो गलत कर रहा है वो। बेसिकली वो कहते हैं ना कि पुरुषों से उनका सैलरी, महिलाओं से उनकी उम्र, ठीक उसी तरीके से बच्चों से उनका रिजल्ट नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। समझदारी इसी में है। अगर आप बाकी 2 चीजों को समझदारी के सेंस में देखते हैं तो इसको भी देखिए ना फिर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। तो जो भी भैया कॉल वॉल कर रहे हैं भैया सीधे ब्लॉक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब, है ना, जब अपना समय आएगा तब देखेंगे, तब फेस करेंगे उन लोगों को, ठीक है। जिन्हें भी लग रहा है कि मुझे अभी फेस नहीं करना है इन लोगों को, ब्लॉक कर दीजिए सीधे, डोंट वरी एट ऑल। आपका पर्सनल फोन है, ब्लॉक कर दो। पेरेंट्स का फोन है, उन पे कॉल आ रहा है, वो जाने अपना कैसे बात करना है। और जो पेरेंट्स है जिनके बच्चे बोर्ड एग्जाम दिए हैं, मैं फिर से बता देता हूं कि बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है यार। पास कर गए हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पास कर गए बहुत अच्छी बात है ना। पास करना भी बहुत, है ना, मामूली काम नहीं है, ठीक है। मैंने अभी कल ही एक जगह, है ना, देखा था कि हमारे जो महात्मा गांधी हैं, है ना, देश के सबसे बड़े नायक, ठीक है, नायक इन द सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, नॉट इन द सेंस ऑफ एक्टिंग, ठीक है। उनका आई होप 40% के आसपास मार्क्स था महात्मा गांधी का क्लास 10th में।
तो जब 40% ला करके कोई इंसान देश का इतना बड़ा आदमी बन सकता है कि नोट पे उसकी फोटो छपे हमेशा, तो भैया 75% या मतलब इससे ज़्यादा लाने वाले तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज के डेट में मौका भी ज़्यादा है, संसाधन काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, आप महात्मा गांधी से ऊपर हैं तो उनके ऊपर ही जाइएगा, है ना। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ठीक है, तो आई होप, फिर से बता देता हूँ कि जिसका भी कॉल वगैरह आए, मेरी वो बातें, है ना, मैं खुद भी रील कट करके आपको लगा दूंगा स्टेटस पे। आप भी चाहो तो अपने स्टेटस पे, स्टोरी पे, जहाँ जहाँ लग सकता है लगा लो। ठीक है, खुद से रील कट करना है, रील कट करके लगा लो, कॉपीराइट नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो आई होप एक एक चीज़ समझ में आ गया होगा। जिसको किसी को भी डाउट रह गया है मन में, ठीक है, पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगले लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करेंगे। ठीक है, बाय बाय, सी यू सून।